ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछली बार हमने भारतीय वास्तुकला की जड़ों को समझा था। आज थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं। हाँ। देखते हैं कि भारत का कल्चरल इन्फ्लुएंस सीमाओं के पार कैसे फैला, खासकर मंदिरों के रूप में, और फिर वापस आकर मध्ययुगीन भारत में आर्किटेक्चर के बदलते स्वरूप पर नजर डालेंगे। हाँ। ये देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे आइडियाज और स्टाइल्स ट्रैवल करते हैं, समंदर के रास्ते, जमीन के रास्ते, और फिर लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिलके कुछ एकदम नया हाइब्रिड सा बना देते हैं। बिल्कुल, जैसे आजकल म्यूजिक में फ्यूजन होता है, वैसा ही कुछ। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद कैम्बोडिया में एंकोर वाट है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स, और वो भारत में नहीं। हाँ, कमाल की बात है ये तो। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत के समुद्री एम्पायर्स जैसे चोला और कलिंगा सिर्फ व्यापारी नहीं, धर्म और संस्कृति भी साउथ ईस्ट एशिया तक ले गए। सही। वहाँ चंपा सभ्यता, आज का वियतनाम, खमर साम्राज्य इंडो चाइना, और मजापहित साम्राज्य जावा, ऐसे हिंदू राजवंश फले फूले। सही कहा। एंकोर के मंदिर मोटे तौर पर 800 से 1300 एडी के बीच खमर शासकों ने बनवाए। एंकोर वॉट खासतौर पर सूर्यवर्मन II के समय 12वीं सदी में बना। अच्छा। आर्किटेक्चर में साउथ इंडियन, खासकर चोला शैली की झलक साफ है, जैसे वो विशाल गोपुरम जैसे प्रवेश द्वार, मंदिर का लेआउट, लेकिन उसमें लोकल कैम्बोडियन रंग भी खूब हैं। हाँ, वो दिखता है। पत्थर की नक्काशी, मूर्तियों के चेहरे, उनकी वेशभूषा, ये सब स्थानीय कला से इंस्पायर्ड है। मतलब ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, ये एक क्रिएटिव एडेप्टेशन था। मतलब फ्यूजन हुआ एक तरह का। बिल्कुल। फिर जावा इंडोनेशिया में प्राम्बनान मंदिर, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। हाँ, प्राम्बनान भी जबरदस्त है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शिवा को समर्पित, और सोचिए इसके परिसर में करीब 240 छोटे मंदिर और श्राइन्स। बाप रे। मतलब एक पूरी टेम्पल सिटी रही होगी। आज भी जब हम किसी बड़े मंदिर परिसर में जाते हैं, जैसे मदुरै या तिरुपति, तो उसकी स्केल देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो उससे भी बड़ा रहा होगा शायद। हाँ, इसका निर्माण 9वीं सदी में मताराम या मेदांग राज्य के संजया राजाओं ने करवाया था, जो शिव भक्त थे। अच्छा। सबसे ऊंचा और सेंट्रल मंदिर शिव का ही है, लगभग 47 मीटर ऊंचा। और ये देखना भी दिलचस्प है कि आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन इतने भव्य हिंदू मंदिर आज भी वहां मौजूद हैं और उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है। सही बात है। ये हिस्ट्री की लेयर्स और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल। अब पास में नेपाल चलते हैं। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर, बागमती नदी के किनारे, लॉर्ड पशुपतिनाथ यानी शिव को समर्पित। पशुपतिनाथ। हाँ, इसका स्टाइल एकदम अलग है, नेपालीज पगोडा स्टाइल। क्यूबिकल शेप, 2 मंजिला यानी 2 टियर्ड छतें, जो ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं। हाँ, वो टिपिकल पगोडा रूफ्स। 2 गर्भगृह हैं, अंदरूनी और बाहरी। अंदर वाले में 4 मुखों वाला शिवलिंग है। परिसर में वसुकीनाथ मंदिर और पवित्र आर्या घाट भी हैं, जहां अंतिम संस्कार होते हैं। और इसकी एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे ठीक-ठीक किसने बनवाया, ये कहना मुश्किल है। ओह! अलग-अलग राजाओं ने इसमें समय-समय पर योगदान दिया है। ये पगोडा स्टाइल, जिसमें टियर्ड रूफ्स होती हैं, भारत के नगारा या द्रविडियन स्टाइल से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग दिखता है। ये नेपाल की अपनी आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी दिखाता है, जिसमें शायद ईस्ट एशियन और तिब्बतियन इन्फ्लुएंस में झलकता है। मटेरियल भी ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जो पहाड़ों में आसानी से मिलता है। अच्छा, वापस कैम्बोडिया, प्रिया विहार मंदिर। ये पहाड़ी देवताओं सिखेश्वरा और भद्रेश्वरा शिव के ही रूप को समर्पित है। हाँ, ये पहाड़ी पर है। सिंबॉलिकली ये देवताओं के निवास स्थान, मिथोलॉजिकल माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करता है। पहाड़ों पर मंदिर बनाना वैसे भी भारत में भी आम रहा है, जैसे वैष्णो देवी या केदारनाथ। वो ऊंचाई देवताओं से जुड़ाव महसूस कराती है शायद। हाँ, बिल्कुल। इसका निर्माण 9वीं सदी में शुरू हुआ, पर मुख्य काम 11वीं-12वीं सदी में खमेर राजाओं सूर्यवर्मन आए और सूर्यवर्मन II के समय हुआ। ये भी यूनेस्को लिस्ट में है। और क्योंकि ये थाईलैंड कैम्बोडिया बॉर्डर पर एक पहाड़ी पर है, इसके ओनरशिप पर काफी विवाद भी रहा है। ओह, अच्छा, विवाद भी हुआ इस पर। हाँ, 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने कैम्बोडिया के पक्ष में फैसला दिया। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन स्मारक मॉडर्न नेशंस के बीच पॉलिटिकल आइडेंटिटी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का मुद्दा बन जाते हैं। सही कहा। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो जमीन पर लड़ा भी जाता है। बिल्कुल। अब पड़ोस में चलते हैं, पाकिस्तान के कटास राज टेम्पल। ये प्राचीन शिव मंदिर कश्मीरी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है,
जो वर्मा और करकोटा डायनेस्टीज के समय विकसित हुई। कटास राज, हाँ सुना है इसके बारे में। नरम बलुआ पत्थर, सॉफ्ट सैंडस्टोन से बना है। इसमें ट्रिफॉइल आर्चेज यानी 3 पत्तियों वाले मेहराब, डेंटिल्स वो दांतेदार सजावट और नुकीली छतें, पॉइंटेड रूफ्स हैं। ये सब कश्मीर की खासियतें हैं, है ना? हाँ, कश्मीरी स्टाइल की पहचान है ये। ट्रिफॉइल आर्च तो बहुत कॉमन है वहाँ। मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ दर्शन किए थे और यहाँ का पवित्र सरोवर शिव के आंसुओं से बना माना जाता है। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्यूअन सांग ने भी इसका जिक्र किया है। अच्छा, ह्यूअन सांग ने भी, मतलब काफी पुराना और महत्वपूर्ण स्थल रहा है ये। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स में सतग्रहा यानी 7 मंदिर, वो पवित्र सरोवर जिसे कटाक्ष कुंड कहते हैं, और एक बौद्ध स्तूप के रुइंस भी हैं। ओह, बौद्ध स्तूप भी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह पर अलग-अलग धर्मों का प्रभाव रहा है और समय के साथ चीजें बदलती हैं। ये रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का एक अच्छा उदाहरण है जो आज के माहौल में याद रखना जरूरी है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में ही एक और मशहूर मंदिर था, मुल्तान का आदित्य सन टेम्पल। मुल्तान का सूर्य मंदिर, हाँ ये तो बहुत प्रसिद्ध था। ये साउथ एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सूर्य मंदिरों में से एक था। 5वीं सदी के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस से लेकर चीनी यात्री हुएन सांग और 10वीं सदी के पर्शियन जियोग्राफर अल इस्ताखरी तक ने इसका जिक्र किया है। बाप रे, हेरोडोटस तक ने? मतलब बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध रहा होगा। सोचिए कितनी शोहरत रही होगी। अपनी दौलत के लिए मशहूर इस मंदिर पर आक्रमणकारियों, खासकर महमूद ऑफ गजनी ने कई बार हमले किए और इसे नष्ट कर दिया। ये दुखद है। कहते हैं इसमें सोने की बनी सूर्य देव की मूर्ति थी, जिसकी आंखें खूबसूरत लाल माणिक यानी रूबीज की थीं। कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, अगर उस जमाने में कितनी दौलत रही होगी इन मंदिरों में। सूर्य मंदिरों का वैसे भी अपना अलग महत्व रहा है। वे अक्सर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर होते थे और बहुत वेल्दी होते थे। अच्छा। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या मोढेरा का, उनकी भव्यता और संपत्ति अक्सर उन्हें हमलों का निशाना बनाती थी, जैसा मुल्तान के मंदिर के साथ हुआ। ये इतिहास का एक दुखद पैटर्न है कि समृद्धि अक्सर विनाश को न्योता देती है। सही कहा। अब श्रीलंका का मुनेश्वरम टेम्पल माना जाता है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मुनेश्वरम श्रीलंका में? हाँ, 15वीं-16वीं सदी में श्रीलंकाई राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि 16वीं सदी की शुरुआत में पोर्चुगीज जेसुइट्स ने इसे नष्ट कर दिया था। ओह, पोर्चुगीज ने नष्ट किया था। हाँ, ये मुख्य रूप से शिव को समर्पित है, पर गणेश, काली और अयनायके, जो एक सिंहली बौद्ध देवता हैं, उनके श्राइन्स भी हैं। अच्छा, सिंहली बौद्ध देवता भी। यहां फिर से रिलीजियस सिंक्रेटिज्म यानी धार्मिक समन्वय दिखता है। हिंदू और बौद्ध देवता एक साथ पूजे जा रहे हैं। हाँ, और इसका बार बार नष्ट होना और फिर से बनाया जाना इसकी रेजिलियंस दिखाता है। ये बताता है कि लोगों की आस्था कितनी मजबूत हो सकती है, जो बार बार आपदाओं या हमलों के बाद भी अपनी धरोहर को बचाए रखती है, जैसे कोई परिवार मुश्किलों के बाद फिर से खड़ा होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब भारत वापस आते हैं और यहाँ के प्रमुख बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों पर एक नजर डालते हैं। पहले बौद्ध स्थल। हाँ, बौद्ध धर्म का प्रभाव तो जबरदस्त रहा है भारत में। इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लगता है देश का कोई कोना नहीं बचा। कुछ प्रमुख नाम लेते हैं। बिहार में महाबोधि टेम्पल बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान एंशिएंट लर्निंग सेंटर्स। यूपी में सारनाथ, जहां पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, जहां महापरिनिर्वाण हुआ। एमपी में सांची और भारूट के शानदार स्तूप। हाँ, सांची का स्तूप तो आइकॉनिक है बिल्कुल। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा जैसी अद्भुत गुफाएं। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल में खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज जैसे तवांग, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। ये तो बस कुछ हाइलाइट्स हैं। हाँ, ये लिस्ट दिखाती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव कितना वाइड स्प्रेड और डीप था। सारनाथ का महत्व बुद्ध के पहले उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन से है। ये एक तरह से बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट था। नालंदा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसी थी, जहां लॉजिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स सब पढ़ाया जाता था। अजंता की पेंटिंग्स तो वर्ल्ड फेमस हैं, जो उस समय के जीवन की झलक देती हैं। सही। और तवांग मोनास्ट्री आज भी टिबेटन बुद्धिज्म का एक महत्वपूर्ण लिविंग सेंटर है। यहाँ हमें टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज यानी विहार, स्टूपास जिनमें रिलिक्स रखे जाते थे, केव्स और रॉक कट आर्किटेक्चर की पूरी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर स्ट्रक्चर का अपना पर्पस और अपनी कहानी है। अब जैन तीर्थ स्थलों को देखते हैं।
ये भी पूरे भारत में फैले हैं। गुजरात में पालिताना, शत्रुंजय हिल्स पर 800 से ज्यादा संगमरमर के मंदिर। हाँ, पालिताना तो अद्भुत है, मंदिरों का शहर। एक पूरा शहर ही है मंदिरों का। कहते हैं यहाँ पैदल ही जाना पड़ता है, आस्था की परीक्षा। और गिरनार, जहाँ नेमिनाथ को ज्ञान मिला। झारखंड में शिखरजी पारसनाथ पहाड़ी, जहाँ माना जाता है 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। शिखरजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में दिलवारा टेम्पल्स, माउंट आबू पर संगमरमर की ऐसी बारीक नक्काशी कि लगता है पत्थर नहीं मोम हो। क्या कहने, दिलवाड़ा की क्राफ्टशिप लाजवाब है। और रणकपुर टेम्पल्स, 1400 से ज्यादा खंबे और हर खंबा अलग डिजाइन का। हाँ, रणकपुर के खंबे तो मशहूर हैं, कहते हैं कोई 2 खंबे एक जैसे नहीं है। कर्नाटका में श्रवणबेलागोला गुमतेश्वरा यानी बाहुबली की विशाल मोनोलिथिक मूर्ति, शांति और त्याग का प्रतीक। हर 12 साल पर महामस्तकाभिषेक होता है, लाखों लोग आते हैं। हाँ, श्रवणबेलगोला की मूर्ति इंजीनियरिंग का भी कमाल है। एक ही चट्टान से इतनी बड़ी मूर्ति तराशना। और जैन आर्किटेक्चर में भी अद्भुत वैरायटी है। पालिताना का स्केल स्टुपेंडस है, दिलवाड़ा की क्राफ्ट्समैनशिप तो है ही। हमें उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी केव्स भी याद रखनी चाहिए, जहां राजा खारवेल का प्रसिद्ध हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जो उस समय के इतिहास पर रोशनी डालता है। हाँ, उदयगिरी खंडगिरी। और हाल ही में महाराष्ट्र के मांगी तुंगी में बनी स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ की 108 फीट ऊंची मूर्ति दिखाती है कि ये परंपरा आज भी जीवित है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। ओ वाह, 108 फीट। हाँ, जैन धर्म का अहिंसा और त्याग का मैसेज इन स्मारकों में झलकता है। कंकाली तिला मथुरा के पास से अयागापाता मिली हैं, वो वोटिव टैबलेट्स होती थी जो दान और पूजा में इस्तेमाल होती थी। उनसे भी अर्ली जैन प्रैक्टिसेस का पता चलता है। अच्छा, चलिए अब मध्यकालीन भारत में चलते हैं। 712 AD में सिंध पर अरबों की विजय के साथ भारत में इस्लामिक इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ। हाँ, यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। 12वीं सदी तक दिल्ली पर इस्लामी शासक काबिज हो गए और यहीं से इंडियन हिस्ट्री का मिडीवल पीरियड शुरू होता है। इस दौर में भारतीय वास्तुकला में जबरदस्त बदलाव आए। बिल्कुल। नए शासकों की पसंद के हिसाब से कैलीग्राफी, इनले वर्क जैसे नए एलिमेंट्स जुड़े। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बनाने वाले तो ज्यादातर लोकल कारीगर ही थे, तो उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस का पुट भी बनाए रखा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कारीगर तो भारतीय ही थे। नतीजा हुआ पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का एक फैसिनेटिंग संगम, जिसे इंडो इस्लामिक या इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के ज़माने में फ्यूजन फूड होता है तो नया, पर उसमें पुराने स्वाद भी मिलते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इस नई शैली की कुछ खास पहचानें थीं। सबसे पहले तो मेहराब यानी आर्च और गुंबद यानी डोम का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। अच्छा, आर्च और डोम। हाँ, इसे आर्कवेड स्टाइल कहा गया, जिसने काफी हद तक पारंपरिक ट्रेवेट स्टाइल की जगह ले ली। ट्रेवेट स्टाइल में सपाट छत या बीम का इस्तेमाल होता था, जैसे पुराने मंदिरों या घरों में होता है। हाँ, लिंटल वाला। हाँ, आर्चीज और डोम से बड़े बिना खंभों वाले हॉल बनाना पॉसिबल हुआ। ये स्ट्रक्चर बनाने का एक बिल्कुल नया ज्योमेट्रिक अप्रोच था। और क्या खास था इसमें? ऐसा क्या था जो पहले नहीं दिखता था, जो एकदम नया लगा होगा लोगों को? मस्जिदों और मकबरों के साथ मीनारों यानी मीनार्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। मीनारें? हाँ, ये अजान देने के लिए तो थी ही, साथ ही स्ट्रक्चर को एक वर्टिकल एम्फेसिस और एक लैंडमार्क क्वालिटी देती थी। दूर से ही पहचान में आती थी। हाँ, जैसे कुतुब मीनार। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में जोड़ने के लिए चूने के गारे यानी लाइम मॉर्टर का इस्तेमाल कॉमन हो गया, जिससे मजबूत और ऊंचे स्ट्रक्चर बनाना आसान हुआ। अच्छा, मोटर का इस्तेमाल बढ़ा। हाँ, डेकोरेशन में मूर्तियों की जगह सुलेख यानी कैलीग्राफी का प्रयोग बढ़ा, जिसमें कुरान की आयतें या अल्लाह के नाम खूबसूरत स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। साथ ही अराबेस्क मेथड का भी इस्तेमाल हुआ। ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल फ्लोरल पैटर्न होती है, जिसमें बेल बूटे एक दूसरे में ऐसे गुंथे होते हैं कि अंतहीन लगते हैं, जो शायद ईश्वर की अनंतता यानी इन्फिनिटी को सिंबलाइज करता है। अच्छा, मतलब डेकोरेशन में ज्योमेट्री और पैटर्न्स पर जोर था, ह्यूमन फिगर्स या एनिमल्स नहीं बनाते थे। हाँ, इस्लामिक परंपरा में जीवित प्राणियों के चित्रण से परहेज किया जाता है, इसलिए सजावट के लिए कैलीग्राफी और इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पर फोकस ज्यादा था। सिमेट्री पर भी जोर था शायद। बिल्कुल, सिमेट्री पर बहुत जोर था। इमारतें अक्सर बिल्कुल सिमेट्रिकल होती थी, एक बैलेंस और हार्मनी का एहसास देती थी।
इमारतों में बारीक पत्थर की जाली का काम यानी जाली वॉक भी खूब मिलता है। हाँ, जालियां तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती हैं और प्राइवेसी देती हैं, बल्कि अंदर रोशनी और हवा भी आने देती हैं, एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनिंग। और इस्लाम में प्रकाश यानी लाइट को डिवाइन नॉलेज का प्रतीक भी माना जाता है। पानी का इस्तेमाल भी आपने बताया था। आजकल तो घरों में पानी बचाओ का नारा लगता है। उस जमाने में पानी का इतना इस्तेमाल? हाँ, पानी का इस्तेमाल एक अहम फीचर था आंगन में। तालाब यानी कोर्टयार्ड पूल्स, फवारे, फाउंटेन्स, छोटी नहरें, चैनल्स, इसके कई पर्पस थे। धार्मिक, जैसे मस्जिद में वजू के लिए, कूलिंग इफेक्ट, डेजर्ट रीजन से आई वास्तुकला में ये ज़रूरी था, और एस्थेटिक, पानी का रिफ्लेक्शन इमारत की खूबसूरती बढ़ा देता था, एक शांति का माहौल बनाता था। अच्छा, हाँ, गार्डन्स का भी बहुत महत्व था शायद, चारबाग स्टाइल। हाँ, गार्डन्स का भी बहुत महत्व था, खासकर चार बाग स्टाइल, जिसमें एक स्क्वायर प्लॉट को 4 बराबर हिस्सों में अक्सर पानी की नालियों से बांटा जाता था। चारों एक जैसे गार्डन होते थे। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत पर आधारित था, जहां नहरें बहती हैं। और वो पत्थरों को जड़ने वाली टेक्निक, पिएट्रा ड्यूरा। हाँ, पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक, जिसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों यानी सेमी प्रेशियस स्टोन्स को संगमरमर में तराश कर जड़ा जाता था, फूल पत्तियों के खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए। इसका सबसे शानदार उदाहरण तो ताजमहल है, लेकिन यह सल्तनत काल में भी शुरू हो गया था। एक और अनोखी चीज थी फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। इससे इंस्क्रिप्शंस, खासकर जो ऊंचाई पर होते थे, पढ़ते समय ज्यादा पास और सीधे नजर आते थे। ये एक क्लेवर ऑप्टिकल इल्यूजन था। वाह, कमाल है। तो ट्रैबेट और आर्क्यूएट स्टाइल में मुख्य अंतर क्या थे? एक बार फिर से समराइज कर दीजिए। जैसे अगर कोई आज दिल्ली में पुराना किला ट्रैबेट इन्फ्लुएंस और हुमायूं का मकबरा आर्क्यूएट इन्फ्लुएंस देखे, तो क्या मेन डिफरेंस नोटिस करेगा? बिल्कुल, देखिए, ट्रैबेट स्टाइल जैसे मंदिरों या पुराने किलों में आपको दरवाजों के ऊपर सीधी पत्थर की पट्टी यानी लिंटल दिखेगी। छतें भी ज्यादातर सपाट होती हैं या बीम्स पर टिकी होती हैं। मंदिरों में ऊपर शिखर होता है जो कॉनिकल या कर्विलिनियर होता है। मीनारें आमतौर पर नहीं होती, मेन मटेरियल पत्थर होता है। ठीक है। वहीं आर्क्यूएट स्टाइल जैसे मस्जिदों, मकबरों में आपको दरवाजों और हॉल्स में मेहराब यानी आर्च दिखेंगे, और ऊपर गुंबद यानी डोम। मस्जिदों के साथ अक्सर मीनारें होती हैं। इसमें ईंट, चूना प्लास्टर और गारे यानी मोटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हालांकि पत्थर का इस्तेमाल भी जारी रहता है। बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल एम्फेसिस वाला स्टाइल है, दूसरा वर्टिकल एम्फेसिस और बड़े ओपन स्पेसेस वाला। समझ गए। चलिए अब दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 एडी के दौर की वास्तुकला पर आते हैं। इस समय की आर्किटेक्चर को 2 हिस्सों में बांटते हैं। इंपीरियल स्टाइल जो दिल्ली के सुल्तानों ने बनवाई, और प्रोविंशियल स्टाइल जो अलग-अलग राज्यों के स्थानीय शासकों ने बनवाई। हाँ, पहले इंपीरियल स्टाइल देखते हैं, जो करीब 1191 से 1557 एडी तक चली। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश 1206 से 1290 एडी, जिसे मामलूक स्टाइल भी कहते हैं। शुरू में इन्होंने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स या शायद जल्दबाजी में ज्यादातर पहले से मौजूद हिंदू या जैन मंदिरों को तोड़कर या बदलकर ही मस्जिदें बनाई। अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को ही मॉडिफाई किया। हाँ, शुरू में। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कहते हैं 27 मंदिरों के मलबे से बनी, या अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जो पहले एक संस्कृत स्कूल था। लेकिन इन्होंने कुतुब मीनार जैसे नए स्मारक बनाने भी शुरू किए। कुतुब मीनार खुद ही कई सुल्तानों के दौर में बनी। शुरू की ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया और मंजिलें जोड़ी। ये दिखाता है कि स्मारक बनाना एक ऑनगोइंग प्रोसेस था। हाँ, बिल्कुल। फिर आई खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320 एडी। यहाँ कुछ नया बनाया। हाँ, खिलजी दौर में सेल्जूक स्टाइल का प्रभाव दिखता है, जो सेंट्रल एशिया से आया था। इस दौर में लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल बढ़ा। अच्छा, रेड सैंडस्टोन। हाँ, आर्क्वेट स्टाइल ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल हुआ और मोटर का प्रयोग स्टैंडर्ड बन गया। डेकोरेशन भी थोड़ी ज्यादा रिफाइंड हुई। अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी प्रवेश द्वार इसका बेहतरीन उदाहरण है। अलाई दरवाजा, हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत है। उसमें पहली बार ट्रू डोम और हॉर्सशू आर्च का इस्तेमाल हुआ। ये टेक्निकल एडवांसमेंट था। उसने सिरी फोर्ट भी बनवाया। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 एडी के समय क्या हुआ? सुना है ये दौर थोड़ा मुश्किल था।
हाँ, तुगलक काल में आर्किटेक्चर में थोड़ी गिरावट आई। शायद आर्थिक तंगी या शासकों की प्राथमिकताएं अलग थीं। उनकी इमारतें ज्यादातर भूरे से बलुआ पत्थर यानी ग्रे सैंडस्टोन की बनी हैं और काफी सादी भारी भरकम यानी ऑस्टेयर लगती हैं। अच्छा, मतलब सजावट कम। हाँ, मजबूती यानी स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान था, सजावट ऑर्नामेंटेशन पर कम। इन्होंने प्रवेश द्वार में मेहराब, आर्च और लिंटल दोनों का इस्तेमाल किया। शायद कारीगरों की पुरानी आदत या एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन। दिलचस्प। एक खास चीज थी बैटर स्टाइल, जिसमें दीवारें थोड़ी अंदर की तरफ झुकी हुई हैं यानी स्लोपिंग बनाई जाती थी, जैसे किले की दीवारें होती है, ताकि स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा इसका अच्छा उदाहरण है। और तुगलकाबाद, जहानपनाह, फिरोजाबाद जैसे शहर भी इसी दौर में बसे। आखिर में लोडी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? लोधी काल में भी कोई बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल इनोवेशन नहीं हुई। ज्यादातर मकबरे यानी टूम्स ही बने। अच्छा, ज्यादातर मकबरे। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण फीचर था डबल डोम्स का इस्तेमाल। इसमें बाहर वाले ऊंचे गुंबद के अंदर एक और छोटा निचला गुंबद होता था। डबल डोम क्यों? इससे बाहर से इमारत भव्य दिखती थी और अंदर से सीलिंग की हाइट प्रोपोर्शनेट रहती थी। ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी देता था। समझ गए। लोधी मकबरे अक्सर ऑक्टैगनल यानी अष्टकोणीय शेप के होते थे और काफी सादे बेर होते थे। ज्यादा सजावट नहीं होती थी। दिल्ली के लोधी गार्डन्स में इस स्टाइल के कई मकबरे देखे जा सकते हैं। हाँ, लोधी गार्डन में हैं काफी। और हाँ, आगरा शहर की नींव सिकंदर लोधी ने ही रखी थी, जो बाद में मुगलों की कैपिटल बना। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये तो हुई दिल्ली की बात, लेकिन इसी दौरान सल्तनत के कमजोर होने पर कई प्रांतीय राज्यों यानी प्रोविंशियल किंगडम्स में भी अपनी अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स विकसित हुईं। बंगाल, जौनपुर, मालवा, बीजापुर। बिल्कुल, ये प्रांतीय शैलियाँ यानी प्रोविंशियल स्कूल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इनमें इंपीरियल स्टाइल के साथ साथ लोकल ट्रेडिशंस और मटेरियल्स का ज्यादा असर दिखता है। हाँ, लोकल टच आ गया होगा। एग्जैक्टली। जैसे बंगाल स्कूल में ईंटों का भरपूर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वहां पत्थर कम मिलता था। हाँ, बंगाल में ईंटें ज्यादा हैं। मस्जिदों में ढलान वाली बैंगला रूफ्स इस्तेमाल हुई, जो वहां की बारिश वाली क्लाइमेट के लिए सूटेबल थी। और पहले मंदिरों और झोपड़ियों में भी इस्तेमाल होती थी। गौर की कदम रसूल मॉस्क और पांडवा की अदीना मॉस्क इसके उदाहरण हैं। मालवा स्कूल मांडू के बारे में क्या खास था? सुना है वहाँ की इमारतें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, मालवा या पाथन स्कूल जो धार मांडू में फला फूला, उसकी इमारतें अपनी खूबसूरती और एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन कैसे? उनमें अलग अलग रंग के पत्थरों और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बड़ी खिड़कियां थीं जो वेंटिलेशन के लिए अच्छी थीं। मेहराबों का डिजाइन काफी एलिगेंट था। सीढ़ियों को भी डिजाइन एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ मीनारें नहीं थीं। मीनारें नहीं थीं, ये अलग बात है। हाँ, और उन्होंने पानी जमा करने के लिए बावड़ियां यानी स्टेप वेल्स बनाई। तुगलक स्टाइल की ढलान वाली दीवारें, बैटर सिस्टम भी अपनाई। मांडू में रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल जो 2 तालाबों के बीच बना है और जहाज जैसा लगता है। हिंदौला महल जिसकी झुकी दीवारें झूले का आभास देती हैं, ये इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये दिखाता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ दिखने में ही नहीं, रहने में भी कंफर्टेबल हो सकती है। वाह, ये तो घूमने वाली जगह हैं। जौनपुर स्कूल के बारे में क्या? उसे शिराज़े हिंद भी कहते थे। हाँ, जौनपुर शर्की स्टाइल उस समय एजुकेशन और कल्चर का बड़ा केंद्र था। शर्की शासकों ने इसे बढ़ावा दिया। यहाँ की मस्जिदों की खासियत थी उनके ऊंचे प्रवेश द्वार यानी प्रोपाइलॉन और प्रार्थना हॉल में बड़ी जालीदार पत्थर की स्क्रीन्स जिन पर बोल्ड कैलीग्राफी होती थी। अच्छा, बड़ी स्क्रीन्स और कैलीग्राफी। हाँ, मालवा की तरह यहाँ भी मीनारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अताला मॉस्क इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और दक्षिण में बीजापुर स्कूल, डेक्कन स्टाइल। बीजापुर स्कूल यानी डेक्कन स्टाइल को आदिल शाही सुल्तानों का संरक्षण मिला। इनकी इमारतों में 3 आर्च्ड फसेड, 3 आर्च्ड मुखौटा और बल्बस डूम, प्याज जैसा गुंबद जिसकी गर्दन पतली हो, खास पहचान है। बल्बस डोम। हाँ, इन्होंने छज्जों यानी कॉर्निसेस का इस्तेमाल भी किया। एक कमाल की चीज थी उनकी छत बनाने की टेक्निक, जो बिना किसी सपोर्ट के दिखती थी। बिना सपोर्ट के? कैसे? ये आयरन क्लैंप्स और स्ट्रॉन्ग मोटर का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी। दीवारें अक्सर खूबसूरत नक्काशी से सजी होती थी। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बीजापुर का गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। गोल गुंबज, हाँ, वो तो सुना है। इसका गुंबद दुनिया के सबसे बड़े डोम्स में से एक है और इसकी विस्परिंग गैलरी तो अकूस्टिक इंजीनियरिंग का अजूबा है।
अच्छा, अब मुगलों की तरफ बढ़ते हैं। बाबर और हुमायूं के दौर में क्या हुआ? मुगल आर्किटेक्चर तो अपनी ग्रैंडियर के लिए जानी जाती है। क्या उसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी? देखिए, बाबर का शासनकाल भारत में बहुत छोटा था, 1526 से 1530, और वो ज्यादातर लड़ाइयों में ही व्यस्त रहे। हाँ, ज्यादा समय नहीं मिला। उन्होंने पानीपत और संभल में मस्जिदें जरूर बनवाई, लेकिन वो मौजूदा शैलियों में ही थीं। कोई खास नई शैली या तकनीक उनके समय में विकसित नहीं हो पाई। और हुमायूं? उनका दौर भी तो काफी अनस्टेबल रहा शेरशाह सूरी की वजह से। बिल्कुल। हुमायूं का भी पहला दौर 1530 से 40 तक ही रहा, फिर 1555-56 में वापस आए। उन्होंने दिल्ली में दीनपनाह शहर की नींव जरूर रखी थी, जिसे वो वर्ल्ड्स रेफ्यूज बनाना चाहते थे, आज का पुराना किला। हाँ, पुराना किला। लेकिन शेरशाह से हारने के बाद उन्हें भागना पड़ा। शेरशाह ने खुद पुराना किला परिसर में किला कुहना मस्जिद जैसी कुछ अच्छी इमारतें बनवाईं, जो अफगान शैली की हैं। हुमायूं का योगदान आर्किटेक्चर में बहुत लिमिटेड रहा। असली मुगल वास्तुकला का सुनहरा दौर तो उनके बेटे अकबर के समय से शुरू होता है, जब स्टेबिलिटी आई और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ। तो हमने भारत के बाहर फैले मंदिरों से लेकर सल्तनत काल की इंपीरियल और प्रोविंशियल स्टाइल्स और फिर मुगलों की शुरुआत तक का एक लंबा सफर तय किया। कितना कुछ बदला, कितना कुछ मिला जुला। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती, बल्कि वो इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज और टेक्नोलॉजी का रिफ्लेक्शन होती है। सही कहा। कैसे शैलियाँ माइग्रेट करती हैं, अडैप्ट करती हैं, और कैसे लोकल जीनियस उन्हें अपना रंग देता है। सल्तनत काल ने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की नींव रखी। प्रांतीय शैलियों ने उसमें रीजनल डाइवर्सिटी भरी। और अब मुगलों के साथ एक नया और शायद सबसे शानदार अध्याय शुरू होने वाला था। बिल्कुल, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम हिंदुस्तानी फन तामीर यानी आर्किटेक्चर के अलग अलग रंग देखने वाले हैं। खास तौर पर उस दौर को एक्सप्लोर करेंगे जब स्टाइल्स मिल रहे थे, जुड़ रहे थे और कुछ बिल्कुल नया बना रहे थे। राइट, वो सिंथेसिस का पीरियड। हाँ, हमारा सफर बीजापुर के यूनिक डेक्कन स्टाइल से शुरू होगा, फिर मुगलों के ग्रैंड एरा से गुजरेगा और फिर हम देखेंगे कि पंजाब, राजस्थान और कश्मीर जैसे इलाकों में क्या अलग हो रहा था। बिल्कुल, और एंड में पारसी फायर टेम्पल्स और इंडिया के सूर्य मंदिरों पर भी बात करेंगे। हाँ, सोर्सेस काफी रिच है, तो चलिए इस कहानी के लेयर्स को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बीजापुर से। यहाँ डेक्कन में आदिल शाही सुल्तान्स के अंडर एक बिल्कुल अलग फ्लेवर डेवलप हुआ, जो नॉर्थ इंडिया से काफी हटके था। बिल्कुल, ये डेक्कन स्टाइल की अपनी पहचान थी। एक तो उनका 3 मेहराबों वाला फसाड, यानी सामने 3 आर्चेस होना, ये काफी कॉमन था। अच्छा, 3 आर्चेस। हाँ, और दूसरा उनका खास बल्बस डोम, मतलब गुंबद ऊपर से पूरा गोल, लेकिन नीचे गर्दन के पास आके थोड़ा सिकुड़ जाता था, एक नैरो नेक बनाता था, जैसे गोल गुंबज में देखते हैं। हाँ, वो डोम तो बहुत डिस्टिंक्ट है, नॉर्थ इंडियन डोम से अलग है। काफी अलग, शायद लोकल इन्फ्लुएंसेस या पर्शियन स्टाइल्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का नतीजा था ये। हाँ, और सोर्सेज मेंशन करते हैं कॉर्निसेस का इस्तेमाल भी यहाँ पॉपुलर हुआ, लेकिन सबसे कमाल की चीज तो वहाँ की सीलिंग्स लगती है मुझे। गोल गुंबज की सीलिंग। ओ हाँ, गोल गुंबज का डोम अंदर से दुनिया के सबसे बड़े डोम्स में से एक है। इतनी बड़ी है पर कोई सपोर्ट नहीं दिखता। इंजीनियरिंग का कमाल है ये तो। सही कहा, और उसे सपोर्ट करने के लिए कोई पिलर्स नहीं है बीच में। ये इंटरलॉकिंग ब्रिक्स और स्ट्रॉन्ग मोटर से बनाया गया था। वो लोग आयरन क्लैम्प्स भी यूज करते थे मजबूती के लिए। अच्छा, आयरन क्लैम्प्स भी? हाँ, और दीवारों पर भी खूब नक्शेगारी, मतलब कार्विंग्स मिलती थीं। गोल गुंबज, जो आदिल शाह का मकबरा है, सिर्फ एक टूम नहीं, उस दौर की आर्किटेक्चरल एम्बिशन और इंजीनियरिंग स्किल्स का सिंबल है। तो बीजापुर ने डेक्कन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अब हम उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया, मुगल काल। हाँ, मुगल्स के आने से आर्किटेक्चर को एक नई जिंदगी मिली। बाबर ने शुरुआत की। उन्होंने पानीपत और रोहिलखंड में 1526 के आसपास मॉस्क्स बनवाईं। हाँ, बाबर ने फाउंडेशन रखी। पर उनका टाइम बहुत कम था, सिर्फ 4 साल। तो मतलब कोई नया स्टाइल डेवलप नहीं हो पाया उस वक्त। फिर हुमायूं आए, लेकिन उनका काफी टाइम तो शेरशाह सूरी के साथ पावर स्ट्रगल में ही चला गया। तो आर्ट आर्किटेक्चर पर उतना फोकस नहीं कर पाए वो। सही। एक शहर दीनपना नाम से उसकी नींव जरूर रखी दिल्ली में,
पर पूरा नहीं कर पाए। उनके टाइम में पर्शियन इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग था, शायद इसीलिए भी कि वो खुद पर्शिया में एक्साइल में रहे थे। बिल्कुल। और इसी बीच शेरशाह सूरी का छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दौर आया, 1540 से 45 तक। हाँ, शेरशाह सूरी। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला के अंदर किला कोहना मॉस्क बनाई, काफी एलिगेंट मानी जाती है वो। पाकिस्तान में रोहतास फोर्ट बनवाया, मिलिट्री आर्किटेक्चर का जबरदस्त एग्जाम्पल है वो। अच्छा, रोहतास फोर्ट। और पटना में उनके नाम से एक मस्जिद भी है, अफगान स्टाइल में। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो शायद सड़क-ए-आज़म था, जिसे हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ओ हाँ, जीटी रोड। उन्होंने पुराने रूट को आबाद किया, एक्सटेंड किया, रास्ते में सराइज बनवाई, पेड़ लगवाएं। मतलब 16वीं सेंचुरी में इतनी प्लानिंग, ट्रैवलर्स की सुविधा का ध्यान रखना, ये तो मॉडर्न हाईवे डेवलपमेंट जैसा विजन लगता है, नहीं? बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका फोकस गजब का था। उनका मकबरा सासाराम बिहार में है। उनका बुद्ध प्लेस लाल पत्थर से बना है, एक झील के बीच में। लेक के बीच में? हाँ। वाओ। ये लोधी स्टाइल से मुगल स्टाइल की तरफ एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट है। शेरशाह का काम एक तरह से ब्रिज है दोनों के बीच। और फिर 1556 में अकबर आए और मुगल आर्किटेक्चर का कह सकते हैं गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। सुना है अकबर को खुद आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट था, वो डिजाइन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। हाँ बिल्कुल। अकबर का विजन बड़ा था। उनके टाइम की पहचान बनी लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन का गलीब इस्तेमाल। उन्होंने ट्यूडर आर्च या 4 सेंटर्ड आर्च को भी पॉपुलर बनाया, जो आगे चलकर मुगल बिल्डिंग्स का ट्रेडमार्क बन गया। ये ट्यूडर आर्च कैसा होता था? ये आज थोड़ा पॉइंटेड भी होता था और थोड़ा राउंडेड भी। मतलब ना पूरा गोल ना पूरा नुकीला, एक मिक्स था। समझ गई। आगरा फोर्ट की शुरुआत उन्होंने की। कितना मैसिव स्ट्रक्चर है वो। आगरा फोर्ट की नींव अकबर ने रखी रेड सैंडस्टोन से, लेकिन अंदर की कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे दीवाने आम, दीवाने खास और खासकर मोती मस्जिद, जो पूरी सफेद मार्बल में है, वो शाहजहां ने बनवाई। अच्छा, तो अंदर का काम शाहजहां का है ज्यादा। हाँ, जहांगीरी महल वहां अकबर के टाइम का स्ट्रक्चर माना जाता है, और शीश महल जो टर्किश बाथ स्टाइल में था। फोर्ट के अंदर गार्डन्स भी हैं, प्रॉपर चारबाग स्टाइल में। चारबाग स्टाइल? नई 4 हिस्सों में डिवाइडेड गार्डन, पाथवे से, बिल्कुल सिमेट्रिकल। सोर्स में यह भी लिखा है कि अकबर के टाइम हरम में 5000 से ज्यादा औरतें रहती थीं। इससे उस जमाने के स्केल और ग्रैंडर का पता चलता है। 5000? कमाल है। और फिर फतेहपुर सीकरी, अकबर की नई कैपिटल, उसे फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री कहा गया है। ये तो जैसे अकबर के विजन का एक पूरा शहर ही था। फतेहपुर सीकरी, हाँ, कमाल की जगह है। यहाँ हिंदू और पर्शियन स्टाइल्स का ब्लेंड साफ दिखता है। जैसे वहां का बुलंद दरवाजा देखिए, 40 मीटर ऊंचा, लाल पत्थर का। अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में 1576 में बनवाया था। ये सिर्फ दरवाजा नहीं, मुगल पावर का स्टेटमेंट था। दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे कहते हैं इसे। हाँ, बुलंद दरवाजा तो आइकॉनिक है। और उसी कॉम्प्लेक्स में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है बुलंद दरवाजा के। वो लाल पत्थर की पावर दिखाता है, ये सफेद मार्बल की स्पिरिचुअलिटी और पीस। इसका जाली वर्क तो अनबिलीवेबल है। बिल्कुल, जैसे मार्बल में लेस का काम किया हो। हाँ। दरगाह की दीवारों पर अराबेस्क पैटर्न्स हैं, मतलब ज्योमेट्रिक फ्लोरल डिजाइन्स, और कुरान की आयतें हैं। जहांगीर ने बाद में इसे और भी एम्बेलिश करवाया। अच्छा। और फिर वहां पंचमहल है, 5 मंजिल की बिल्डिंग, सिर्फ कॉलम्स पर खड़ी है। हर फ्लोर ऊपर जाते हुए छोटी होती जाती है। 5 मंजिल सिर्फ कॉलम्स पर? इंटरेस्टिंग। हाँ, कहते हैं ये पर्शियन बादगीर या विंड कैचर से इंस्पायर्ड था। मतलब नेचुरल एयर कंडीशनिंग का सिस्टम, हवा को चैनल करके ठंडक पहुंचाता था। वाओ, नेचुरल एसी का सिस्टम उस जमाने में। और जोधाबाई का पैलेस या मरियम उस जमानी का पैलेस, वहां भी इंटीरियर्स में घंटी, फूल जैसे हिंदू मोटिव्स मिलते हैं। सही, वो सिंथेसिस दिखता है वहां। इबादत खाना, जहां अकबर अलग अलग रिलीजन्स के लोगों से डिबेट करते थे, ये उनकी ओपन माइंडेडनेस दिखाता है। पचीसी कोर्ट, जहां कहते हैं वो ह्यूमन पीसेस के साथ चेस खेलते थे। हाँ, वो स्टोरीज हैं। और हिरन मीनार, अपने फेवरेट हाथी हिरन की याद में, उस पर हाथी दांत जैसे स्पाइक्स लगे हैं बाहर। बड़ा यूनिक डिजाइन है। कहते हैं ये लाइट हाउस का काम भी करता था। हाँ, मुसाफिरों के लिए। अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया। मतलब कितनी वैरायटी है उनके कंस्ट्रक्शंस में। वो सिर्फ एक स्टाइल तक सीमित नहीं थे। सही में अकबर का दौर सिंथेसिस का दौर था। उसके बाद जहांगीर आए, उनका फोकस पेंटिंग पर ज्यादा शिफ्ट हो गया। मुगल मिनिएचर्स उनके टाइम में पीक पर पहुंची। आर्किटेक्चर थोड़ा
कह सकते हैं बैकग्राउंड ले चला गया। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो हुई होंगी आर्किटेक्चर में। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर ने पूरा करवाया। उसमें भी अलग अलग स्टाइल्स का मिक्स दिखता है, एक ट्रांजिशन जैसा। अच्छा। जहांगीर ने अपना मकबरा लाहौर में बनवाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद गार्डन्स है। कश्मीर का शालीमार बाग उन्होंने बनवाया। शालीमार बाग, हाँ वो तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, आज भी जन्नत का नमूना लगता है। लाहौर में मोती मस्जिद भी उन्होंने बनवाई। और जहांगीर की वाइफ एम्प्रेस नूरजहां, उनका भी रोल था ना आर्किटेक्चर में? सोर्सेज में उनका जिक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल। नूरजहां खुद काफी पावरफुल और कल्चर्ड थी। उन्होंने अपने फादर इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। और ये बिल्डिंग एक टर्निंग पॉइंट है मुगल आर्किटेक्चर में। टर्निंग पॉइंट कैसे? क्योंकि ये पहला मेजर मुगल स्ट्रक्चर था जो पूरी तरह सफेद मार्बल से बना था। यहाँ से लाल पत्थर का दौर कम होने लगा और सफेद मार्बल डोमिनेंट हो गया। ओह, तो रेड सैंडस्टोन से व्हाइट मार्बल का शिफ्ट यहाँ से शुरू हुआ। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, इसमें पिएट्रा दूरा वर्क का एक्सटेंसिव इस्तेमाल हुआ। पिएट्रा दूरा, ये क्या होता है? पिएट्रा दूरा ऐसा समझिए जैसे मार्बल में कीमती पत्थरों की जड़ाई करके पैटर्न्स बनाना, सेमी प्रेशर स्टोन्स को काट कर मार्बल में इनले करना। जैसे कपड़े पर मीनाकारी या जरदोजी होती है, वैसे ही पत्थर पर बहुत डेलिकेट काम होता है। अच्छा, पत्थर में पत्थर की नक्काशी, समझ गई। हाँ, इत्मादुद्दौला के मकबरे को इसकी डेलिकेट ब्यूटी के लिए बेबी ताज भी कहते हैं। बेबी ताज। तो नूरजहां ने शाहजहां के लिए स्टेज सेट कर दिया और फिर आए शाहजहां। मुगल आर्किटेक्चर का क्लाइमैक्स। नाम लेते ही ताजमहल याद आता है। हाँ, शाहजहां का दौर मुगल आर्किटेक्चर की पीक है। ग्रैंड्योर, एलिगेंस, परफेक्शन। ताजमहल इसका सबूत है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया। दुनिया के वंडर्स में से एक। बिल्कुल, इसमें वो सब कुछ है जो मुगल आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। परफेक्ट सिमेट्री, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी, पिएट्रा ड्यूरा का बेहतरीन काम। एक और टेक्निक है फोरसाइटिंग। फोरसाइटिंग, वो क्या है? मतलब ऐसी डिजाइन की दूर से भी स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनेट लगे, अजीब ना दिखे। जैसे मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि दूर से सीधी लगें। ओह वाओ, कमाल की डिटेलिंग है। हाँ, और चारबाग स्टाइल गार्डन्स हैं। पानी का इस्तेमाल रिफ्लेक्शन और एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए किया गया है। इसकी जाली वर्क और कार्विंग्स के बारे में भी सोर्स में लिखा है कि वो बहुत फाइन है। हाँ, ताजमहल का मार्बल जाली वर्क इतना फाइन है कि जैसे लेस हो। और जो कार्विंग्स है मार्बल पर, वो लो रिलीफ हैं। लो रिलीफ मतलब हल्की सी उभरी हुई हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इससे उसे एक सटल एलिगेंस मिलती है, ज्यादा खलीफ नहीं लगता। सटल एलिगेंस। शाहजहां ने सिर्फ ताज नहीं बनवाया, दिल्ली में रेड फोर्ट बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क्स में से एक है वो। लाहौर में शालीमार बाग को और बेहतर बनाया और पूरा नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद यानी ओल्ड दिल्ली। हाँ, ओल्ड दिल्ली। और उनका मशहूर पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस, जो अब तो नहीं है पर उसकी शान के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। मेटल वर्क का लाजवाब नमूना था वो। इतनी शानो शौकत के बाद औरंगजेब के टाइम में डिक्लाइन क्यों शुरू हो गया? ऐसा क्या हुआ? औरंगजेब काफी कह सकते हैं प्यूरिटैनिकल रूलर थे। उन्हें आर्ट और आर्किटेक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना अकबर या शाहजहां को था। उनका फोकस रिलीजन और मिलिट्री कैंपेन्स पर ज्यादा था। तो स्टेट का पैसा भी उधर ज्यादा लग रहा था। हाँ, स्टेट का पैसा भी उनके लंबे मिलिट्री कैंपेन्स में ज्यादा खर्च हो रहा था। तो नेचुरली बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कम हो गए, फंडिंग ही नहीं थी उतनी। लेकिन कुछ तो बना होगा, बिल्कुल ही बंद तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल बंद नहीं। आखिरी नोटेबल मुगल बिल्डिंग थी बीवी का मकबरा, औरंगाबाद में। ये औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम शाह ने अपनी माँ बेगम राबिया दुरानी, औरंगजेब की वाइफ की याद में बनवाया था। अच्छा, औरंगजेब की वाइफ की याद में। हाँ, इसे अक्सर ताजमहल की पूर इमिटेशन या डक्कन का ताज कहते हैं। पोर इमिटेशन क्यों? अगर कंपेयर करें तो डिजाइन में वो फिनेस, वो प्रोपोर्शन, वो ग्रैंड्योर नहीं है जो ताजमहल में है। स्केल भी छोटा है, मटेरियल्स भी उतने फाइन नहीं हैं। मोहम्मद आजम शाह ने दिल्ली में अपनी वाइफ के लिए जीनत महल भी बनवाया, लेकिन मुगल ग्लोरी ढल रही थी, वो बात नहीं रही थी। तो जैसे मुगल पावर सेंटर में कमजोर हुई, रीजनल पावर्स ने अपनी आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी असर्ट करना शुरू किया होगा। सोर्सेज में पंजाब और राजस्थान के स्टाइल्स का जिक्र है इस दौर में। एग्जैक्टली। मुगल इन्फ्लुएंस तो था क्योंकि वो इतना डोमिनेंट स्टाइल था, लेकिन लोकल ट्रेडिशंस और जरूरतों के हिसाब से नए स्टाइल्स उभरे। पंजाब में सिख स्टाइल डेवलप हुआ। सिख स्टाइल, इसकी क्या पहचान है? इस पर मुगल इन्फ्लुएंस दिखता है आर्चेस और डोम्स में, लेकिन इसकी अपनी खास फीचर्स हैं। जैसे बिल्डिंग के ऊपर कई सारी छतरियां, स्मॉल डोम कियोस्क का इस्तेमाल।
शैलो कॉर्निसेस यानी छज्जे, और डोम्स अक्सर फ्लूटेड होते थे, फ्लूटेड मतलब? जिन पर वर्टिकल लाइंस या ग्रूव्स होते हैं, और उन्हें ब्रास या कॉपर से कवर किया जाता था, जिससे वो गोल्डन चमक आती है। अच्छा, इसीलिए गोल्डन टेम्पल इतना चमकता है। हाँ। और आर्चेस भी काफी डेकोरेटिव होते थे, मल्टी लोब्ड एजेस के साथ, जिनको फोलिएशंस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहिब ही है। वो कॉपर गिल्डेड डोम्स, वो पानी के बीच लोकेशन, कितना सीरीन और पावरफुल लगता है। बिल्कुल। गोल्डन टेम्पल्स एक फेथ का स्पिरिचुअल सेंटर है और उनकी आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी का प्रतीक भी है। और दूसरी तरफ राजस्थान में राजपूत स्टाइल था, वहां क्या यूनिक हो रहा था? यहाँ भी मुगल ऑर्नामेंटेशन का इन्फ्लुएंस है, जैसे जाली वर्क या मोटिव्स में। लेकिन राजपूत्स ने बड़े इम्पोजिंग फोर्ट्स और पैलेसेस बनाए। उनका स्केल अलग था। ये उनकी मार्शल आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को शो करता था। राजपूताना शान थी वो। दो चीजें खास हैं, एक तो हैंगिंग बालकनी या झरोखा। ये राजस्थाना आर्किटेक्चर का सिग्नेचर एलिमेंट है। झरोखा, हाँ सुना है। अलग अलग शेप्स और साइजेस की बालकनीज जो फोर्ट्स और पैलेसेस को एक डिस्टिंक्ट लुक देती हैं। दूसरा, उनके कॉर्निसेस, छज्जे अक्सर कर्व्ड आर्च शेप में होते थे। कर्व्ड कॉर्निसेस, वो क्यों? इस तरह से कि जब धूप पड़ती थी तो उनकी शैडो नीचे दीवार पर एक कमान जैसी दिखती थी। एक एस्थेटिक टच था। कमाल है, बो जैसी शैडो। हाँ, जयपुर का हवा महल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पूरा फसादी झरोकों से बना है। 900 से ज्यादा झरोके हैं शायद। हवा महल तो देखा है, इतनी सारी खिड़कियां। वो झरोके हैं। और ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, पर्दे में रहने वाली रॉयल लेडीज के लिए बाहर देखने का, हवा लेने का जरिया भी था। प्राइवेसी भी मेंटेन होती थी। अच्छा, फंक्शन भी था, कमाल है। अब थोड़ा नॉर्थ चलते हैं, कश्मीर। वहां की आर्किटेक्चर तो बिल्कुल अलग लगती है फोटोज में, वो स्लोपिंग रूफ्स। हाँ, कश्मीर की ज्योग्राफी, उसका क्लाइमेट और उसकी हिस्ट्री ने वहां एक यूनिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन पैदा किया। दो मेन फेज हैं, 8 से 13 सेंचुरी का हिंदू पीरियड, खासकर कराकोटा और उत्पाला डायनेस्टीज का टाइम, और 14 सेंचुरी के बाद मुस्लिम रूल का पीरियड। ट्रेड रूट्स पर होने का भी असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। कश्मीर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर था, तो यहाँ गंधारा, ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रीक, गुप्ता, इवन चाइनीज इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड मिलता है। ये आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ। तो हिंदू पीरियड के टेम्पल्स की क्या खासियत थी? कश्मीरी टेम्पल्स पत्थर की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। कुछ की फीचर्स हैं, ट्रेफॉयल आर्च, 3 पत्ती वाला आर्च, ये गांधारा इन्फ्लुएंस है। सेल्यूलर लेआउट, मंदिर एक एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड के बीच होता था। कोर्टयार्ड के बीच, ठीक है। और सबसे डिस्टिंक्ट चीज, सीधे किनारों वाली पिरामिडल छत, मतलब स्लोपिंग रूफ, जो ऊपर जाकर पॉइंट बनाती थी, लेकिन एजेस स्ट्रेट होते थे, कर्व्ड नहीं, जैसे साउथ इंडियन विमानास में होते हैं। अच्छा, स्ट्रेट एजेस वाली पिरामिडल रूफ। हाँ, कॉलम्स का भरपूर इस्तेमाल, ग्रीक इन्फ्लुएंस, और ट्रायंगुलर पेडमेंट्स, जो छत के नीचे ट्रायंगुलर शेप होता है, ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस है। एंट्रेंस पर काफी सारी सीढ़ियां, स्टेप्स भी होती थी। कोई फेमस एग्जाम्पल? सबसे मशहूर है मार्तंड सन टेम्पल, अनंतनाग में। 8th सेंचुरी में राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने बनवाया था। यह अपने टाइम का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। अब रूइंस में है, पर इसकी ग्रैंडियोर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्टयार्ड के बीच में टेम्पल, चारों तरफ कॉलोनेड्स, कॉलम्स की लाइंस, पिरामिडल टॉप था। दीवारों पर विष्णु, गंगा, यमुना, सूर्य की मूर्तियां थी। मार्तन सन टेम्पल सुना है। और अवंतीपोरा के टेम्पल्स 9th सेंचुरी अवंती वर्मन ने बनवाए, भी इंपॉर्टेंट हैं, जहां रोमन और गांधारन इन्फ्लुएंस दिखता है। पंडितान टेम्पल 10th सी, श्रीनगर के पास, एक ही पत्थर से बना है। मामलेश्वरा शिवा टेम्पल, पहलगाम, काफी पुराना है। फिर मुस्लिम रूल के टाइम क्या बदला? क्या वहां भी टर्किश या पर्शियन स्टाइल्स आए जैसे नॉर्थ इंडिया में आए थे? यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कश्मीर में जो मॉस्क्स बनी, वो टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्चर से काफी अलग हैं। अच्छा। यहाँ कश्मीरी ट्रेडिशन और इस्लामिक नीड्स का ब्लेंड हुआ। अच्छा, कैसे? मॉन्यूमेंट्स मोस्टली स्क्वायर शेप के होते थे। मस्जिदें लकड़ी, ईंट और पत्थर से बनती थीं। सबसे सरप्राइजिंग बात, यहाँ बड़े कर्व्ड डोम्स नहीं होते थे आमतौर पर। डोम वाली मस्जिद नहीं, ये तो काफी अलग है। बिल्कुल। उसकी जगह मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ्स होती थी, जो वहाँ के हेवी स्नोफॉल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल थी। पानी या बर्फ टिकती नहीं थी। और रूफ के ऊपर एक ऊंचा पॉइंटेड स्पायर होता था। ये डिजाइन सेंट्रल एशियन पगोडा जैसा भी लगता है थोड़ा। मल्टी लेवल स्लोपिंग रूफ्स और स्पायर, इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल्स? श्रीनगर की जामा मस्जिद 14th सेंचुरी देखिए, बहुत बड़ी है, बड़ा कोर्टयार्ड है,
370 वुडन पिलर्स हैं, पर बड़ा सेंट्रल डोम नहीं है। आली मस्जिद 15th सेंचुरी भी टिम्बर और स्टोन से बनी है। पिरामिडल टॉप है, आर्च वाली विंडोज हैं। परी महल, जो दारा शिकोह ने मिड 17th सेंचुरी में बनवाया था, वो एक टेरेस स्ट्रक्चर है, डल लेक को देखती हुई। ऑब्जर्वेटरी भी थी। दस्तगीर साहिब, मदीन साहिब मॉस्क, ये सब इसी यूनिक कश्मीरी स्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। तो कश्मीर ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए रखी आर्किटेक्चर में। और कश्मीर के गार्डन्स, शालीमार बाग, निशात बाग, इनका जिक्र भी आता है। हाँ, ये मुगल कंट्रीब्यूशन है। जहांगीर और शाहजहां ने यहाँ पर्शियन चारबाग स्टाइल में खूबसूरत गार्डन्स बनवाए, कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। इनकी क्या खासियत है? पानी का स्मार्ट यूज, चैनल्स, फाउंटेन्स, कैस्केड्स, टेरेसेस का इस्तेमाल लैंडस्केप को स्ट्रक्चर देने के लिए, और केयरफुली चोजन ट्रीज एंड फ्लावर्स। शालीमार बाग 3 टेरेसेस में है, दीवाने आम, दीवाने खास, ज़नाना गार्डन। निशात बाग 12 टेरेसेस में डाल लेक के किनारे बना है, दूसरा सबसे बड़ा है। चश्मे शाही, वेरीनाग, अचाबल, ये सब नेचर और ह्यूमन डिजाइन का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। मुगल इन्फ्लुएंस तो हर जगह था, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ ने अपनी अलग आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी बनाए रखी, जैसे पारसी कम्युनिटी अपने फायर टेम्पल्स के साथ। उनके बारे में भी बात करते हैं। सही। इंडिया में पारसी कम्युनिटी के 3 तरह के फायर टेम्पल्स होते हैं, उनकी सेक्रेट फायर की इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। सबसे हाई ग्रेड है आताश बहरम, फायर ऑफ विक्ट्री, फिर अदारियान, और फिर आताश दादगा या डारे महर। इंडिया में कितने हैं आताश बहरम? इंडिया में 8 आताश बहरम्स हैं और 100 से ज्यादा दादगाज हैं। ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जहां पारसी पॉपुलेशन हिस्टोरिकली ज्यादा रही है। सबसे पुराना आताश बहरम उदवारा गुजरात में है, ईरान शाह आताश बहरम, जो 8वीं सेंचुरी का माना जाता है। 8th सेंचुरी? इतना पुराना? इनकी आर्किटेक्चर की क्या फिलॉसफी है? बाहर से तो काफी सिंपल लगते हैं, ज्यादा डेकोरेशन नहीं दिखता। हाँ, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म में दिखावे पर, ऑस्टेंटेशन पर जोर नहीं है। फोकस अंदर की सीक्रेट फायर पर होता है, जो कंटिन्यूसली जलाए रखी जाती है, और जो रिचुअल्स होते हैं, यासना सेरेमनी, उस पर होता है। अच्छा, तो अंदर की प्योरिटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इसीलिए आताश बहरम का एक्सटीरियर सिंपल होता है। अंदर एक इनर सैंक्टम होता है जहां सिर्फ प्रीस्ट्स जा सकते हैं, और वहां फायर रखी जाती है। बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन होता है ताकि धुआं निकल सके। यहाँ की सेरेमनी बहुत हाई ऑर्डर की मानी जाती है, काफी इलैबोरेट होती है, और सिर्फ दस्तूर्स, हाई प्रीस्ट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एक तरह से फेथ को सर्व करती है, उसे डिस्प्ले नहीं। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये। आर्किटेक्चर एज फंक्शनल फॉर फेथ, नॉट फॉर शो। और आखिर में सन टेम्पल्स। सूर्य देव की पूजा तो बहुत पुरानी है इंडिया में, वैदिक काल से। बिल्कुल, सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। ऋग्वेदा में उन्हें हिम्स डेडिकेटेड है। आज भी छठ पूजा जैसे फेस्टिवल्स में उनकी पूजा होती है। सन वर्शिप सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। एंशिएंट इजिप्ट, चाइना, जापान, साउथ अमेरिका, हर जगह मिलता है। और इंडिया में तो राजपूत क्लैन्स भी हैं जो खुद को सूर्यवंशी कहते हैं। हाँ, सूर्यवंशी यानी सूर्य के वंशज। तो सन वर्शिप का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत गहरा है। इंडिया के कुछ फेमस सन टेम्पल्स कौन से हैं? सोर्सेज में लिस्ट है, कई हैं, अलग अलग रीजन्स और स्टाइल्स में। सबसे फेमस शायद उड़ीसा का 13th सेंचुरी कोणार्क टेम्पल है। ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, कोणार्क, वो रथ के शेप में है ना? बिल्कुल, एक जायंट स्टोन चैरियट के शेप में बना है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं, जो पूरे नहीं हैं, और 24 पहिए हैं जो सनडायल का काम भी करते थे। सब पत्थर से कार्व्ड है। इंजीनियरिंग और आर्ट का कमाल है। राजा नरसिम्हा देवा आय ने बनवाया था। अमेजिंग। और गुजरात में 11th सेंचुरी का मोढेरा सन टेम्पल है, अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और एक ब्यूटीफुल स्टेप वेल सूर्यकुंड के लिए फेमस है। फिर मध्य प्रदेश में ब्रह्मण्य देव टेम्पल है, उन्नाव में। साउथ इंडिया में भी है। कुंभकोणम के पास 11th सी, ये द्रविडियन स्टाइल में है, और यहाँ नवग्रह 9 प्लैनेट्स के अलग श्राइन्स भी हैं। आंध्र प्रदेश में अरसावल्ली का सूर्य नारायणा स्वामी टेम्पल है, 7th सी, वहाँ ग्रेनाइट की मूर्ति है जिसमें लोटस है। और बिहार का दक्षिणार्का टेम्पल, वहाँ डेटी का अटायर अलग बताया है सोर्स में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। गया के पास है ये, 13th सेंचुरी का। यहाँ डेटी पर्शियन अटायर में है, कमरबंद, बूट्स, जैकेट। पास में सूर्यकुंड भी है। ये शायद सेंट्रल एशियन या साकाकुशैन इन्फ्लुएंस दिखाता है सन वर्शिप पर। पर्शियन अटायर, बूट्स के साथ। वाओ! और भी हैं, जैसे गुजरात में घुमली का नवलाखा टेम्पल 11th सी,
असम में गोलपारा के पास सूर्य पहाड़ टेम्पल और मार्तन सन टेम्पल कश्मीर का, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तो ये टेम्पल्स सूर्य पूजा के अलग अलग ट्रेडिशंस और आर्किटेक्चरल एक्सप्रेशंस को दर्शाते हैं पूरे देश में। तो ये था हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर के इस फैसिनेटिंग सफर का एक हिस्सा। बीजापुर की अलग पहचान से लेकर मुगलों के ग्रैंड विजन, फिर रीजनल स्टाइल्स की अपनी कहानी, कश्मीर की यूनिक एडेप्टेशंस, पारसी टेम्पल्स के अंदर की सिंप्लिसिटी और सन टेम्पल्स की एंशिएंट रूट्स तक, हर स्टाइल, हर स्ट्रक्चर अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। सही कहा, हर पत्थर की अपनी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा विषय है आधुनिक भारतीय वास्तुकला, यानी मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। जी, हम उस दौर पे फोकस कर रहे हैं जब मुगल शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। हाँ, ढलान पर थे। और यूरोपीय प्लेयर्स पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिश और फिर आखिर में ब्रिटिश भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे। ये कहानी चलती है करीब 1947 तक। बिल्कुल। हमारे पास नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर किताब से कुछ जरूरी हिस्से हैं, तो देखते हैं ये यूरोपीय प्रभाव आर्किटेक्चर पर कैसा रहा। बिल्कुल, ये दौर बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव था, इसमें कोई शक नहीं। जैसे जैसे मुगल पकड़ ढीली हुई, यूरोपियन पावर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे, वो रूलर्स बनने लगे। सही बात है, सत्ता का खेल बदल गया। हाँ, और सत्ता अपने साथ लाती है अपना कल्चर, अपना लाइफस्टाइल और जाहिर है अपना आर्किटेक्चर। उन्होंने जो भी इमारतें बनाई उनमें उनकी अपनी शैलियां साफ झलकती हैं। ये एक दिलचस्प इंटरैक्शन था। बाहरी स्टाइल्स भारतीय क्लाइमेट, मटेरियल्स और कहीं-कहीं लोकल ट्रेडिशंस के साथ घुल मिल रहे थे। या फिर अपनी छाप छोड़ रहे थे जबरदस्ती। हाँ, कभी-कभी वो भी, या अपनी अलग पहचान जोर शोर से जता रहे थे। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये एक तरह से पावर स्टेटमेंट्स भी थे। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। वो सबसे पहले आने वालों में थे और अपने साथ लाए आइबेरियन स्टाइल। जी। शुरुआत में तो जैसा सोर्स बताता है, उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट्स और वेयर हाउसेस बनाए, एकदम फंक्शनल, जरूरत के हिसाब से। हाँ, मतलब बिजनेस पहले। लेकिन जैसे ही उनकी पोजीशन मजबूत हुई, उन्होंने कोस्टल एरियाज में किलेबंद शहर यानी फोर्टिफाइड टाउन्स बनाने शुरू कर दिए। जाहिर है, सिक्योरिटी और कंट्रोल पहली प्रायोरिटी बन गई थी। हाँ, ये ट्रेडिंग पोस्ट से फोर्टिफाइड टाउन्स तक का इवोल्यूशन उनकी बढ़ती पॉलिटिकल और मिलिट्री एम्बिशन को दिखाता है। उसका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, घर के बीच में एक खुला आंगन। अच्छा, पैटियो हाउस, ये स्पेनिश विला जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। ये शायद भारतीय गर्म मौसम के लिए काफी प्रैक्टिकल रहा होगा, वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए। हो सकता है। और एक बहुत ही डोमिनेंट स्टाइल जो वो लेकर आए वो था बरोक स्टाइल। बरोक, हाँ सुना है इसके बारे में, काफी ग्रैंड होता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये 16वीं सदी के अंत में यूरोप में उभरा था, खासकर काउंटर रिफॉर्मेशन के समय, और इसका मकसद था चर्च की शान और शक्ति का प्रदर्शन करना। अच्छा, चर्च की शक्ति। जी, इसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा सजावट, एकदम इंट्रिकेट डिटेल्स और थिएट्रिकल डिजाइन, मतलब ऐसा डिजाइन जो आपको ओवरवेल्म कर दे। हाँ। एक ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करे। सोचिए, जैसे आजकल किसी बहुत बड़े भव्य मंदिर या गुरुद्वारे में कितना डिटेल्ड काम होता है, वैसा ही कुछ चर्चों में दिखता था इस स्टाइल में। कॉन्ट्रास्टिंग रंगों का इस्तेमाल भी होता था ताकि ये ड्रामा और उभर कर आए। मतलब फुल ऑन ग्रैंड ड्रामा, सजावट। हाँ, ये सिर्फ सुंदरता नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल टूल था, प्रभाव जमाने का। अच्छा, बरोक स्टाइल। हाँ, मतलब फुल ऑन ड्रामा और डेकोरेशन पावर दिखाने के लिए। सोर्सेज में इसके कुछ जबरदस्त उदाहरण भी हैं, जैसे गोवा का से कैथीड्रल। हाँ, 1619 में पूरा हुआ। ये पोर्चुगीज लेट गॉथिक स्टाइल में है, लेकिन उसमें वो बरोक वाली भव्यता की शुरुआत दिखती है। और इसमें एक विशाल घंटा है जिसे गोल्डन बेल कहते हैं। हाँ। कल्पना कीजिए उस जमाने में जब वो बजता होगा, कैसी गूंज होती होगी, पूरे इलाके में सत्ता और चर्च की मौजूदगी का एहसास कराती होगी वो आवाज। बिल्कुल, वो घंटियां सिंबॉलिक थीं। हाँ। और फिर गोवा का ही बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, हाँ, जो 1604 में बना। ये तो बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जी हाँ, और ये प्योर बरोक का शानदार उदाहरण है। यहाँ संत फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा है, इसलिए दुनिया भर के कैथोलिक्स के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है। अच्छा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बरोक स्टाइल की भव्यता, उसका थिएट्रिकल एलिमेंट धार्मिक आस्था और श्रद्धा से जुड़ गया। वो इमारत सिर्फ चर्च नहीं, एक तीर्थ है, एक अनुभव है।
सोर्स में मुंबई का कैस्टला दिया गोंडा का भी जिक्र है, हालांकि बस नाम ही है। हाँ, संक्षिप्त उल्लेख है। फिर दीव का सेंट पॉल्स चर्च 1610 का, ये भी बरोक है। और दीव का किला 1535 में बना। दीव फोर्ट, हाँ, दीव द्वीप के तट पर, उसमें लाइट हाउस, दीवारों पर तोपें, मतलब फुल स्ट्रेटेजिक डिफेंस। और दिलचस्प बात यह है कि किले के अंदर 3 चर्च भी हैं, सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल्स चर्च और चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। जी, एक मिलिट्री किले के अंदर इतने सारे चर्च। हाँ, ये क्या बताता है? ये पुर्तगाली कॉलोनिज्म का कोर दिखाता है, धर्म और सत्ता का गठजोड़। किला उनकी मिलिट्री पावर का प्रतीक था और उसके अंदर बने चर्च उनके रिलीजियस और कल्चरल डोमिनेंस का। अच्छा, मतलब दोनों साथ साथ। उनके लिए दोनों चीजें अविभाज्य थीं। गोवा का चर्च ऑफ सेंट एन तलाउलिम 1695 भी बरोक का एक और उदाहरण है। तो निचोड़ ये है कि पुर्तगालियों ने हमें किलेबंदी, पाटियो हाउसेस और सबसे बढ़कर बरोक स्टाइल दिया, जो उनके चर्चों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से दिखता है, सजावटी, नाटकीय और सत्ता का प्रतीक। और मटेरियल वाइज सोर्स कहता है कि वो मुख्य रूप से ईंट का इस्तेमाल करते थे। हाँ, ईंट, ब्रिक और वुड, छत और सीढ़ियों के लिए ये उनका मेन मटेरियल था। ठीक है। पुर्तगालियों की भव्यता के बाद फ्रांसीसियों का अप्रोच कुछ अलग था। जी, काफी अलग। सोर्स कहता है कि उनका मुख्य योगदान अर्बन सिटी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, जैसे पौंडीचेरी या पुडुचेरी और चंदन नगर, पश्चिम बंगाल। हाँ, चंदन नगर। इन्हें बाकायदा कार्टेशियन ग्रिड प्लान और साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन के हिसाब से बसाया गया। बिल्कुल, मतलब सीधी सड़कें, 90 डिग्री पे काटती गलियां, एकदम ऑर्गेनाइज्ड लेआउट, जैसे आजकल के प्लान्ड सेक्टर्स या गेटेड कम्युनिटीज होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही चंडीगढ़ की याद दिलाता है थोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। ये फ्रांसीसी एनलाइटमेंट वाली सोच, रैशनैलिटी, ऑर्डर और एफिशिएंसी का रिफ्लेक्शन था। अच्छा। जहां पुर्तगाली बरोक के जरिए एक इमोशनल और ड्रामेटिक इम्पैक्ट बनाना चाहते थे, वहीं फ्रांसीसी स्ट्रक्चर और व्यवस्था पर जोर दे रहे थे। मतलब रैशनैलिटी ओवर ड्रामा। हाँ, एक तरह से। हाँ, उन्होंने भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए इम्पोजिंग बिल्डिंग्स बनाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई, लेकिन उनका एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट था एनोनिमस आर्किटेक्चर। एनोनिमस आर्किटेक्चर, ये क्या होता है? नाम गुमनाम। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब ऐसी इमारतें जिनका फसाद यानी बाहरी हिस्सा बहुत सादा होता था, बिना किसी खास सजावट या डिजाइन के। ओह, ये तो बैरोक के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। हाँ, एकदम विपरीत। जहां बरोक चिल्ला चिल्ला कर कहता था मुझे देखो, वहीं एनोनिमस आर्किटेक्चर शांत, फंक्शनल और अंडरस्टेटेड था। मतलब बिल्डिंग बस अपना काम करे, फालतू दिखावा नहीं। एग्जैक्टली। आज के कई मिनिमलिस्ट मॉडर्न बिल्डिंग्स इसी फिलॉसफी पर चलती हैं, फंक्शन ओवर फॉर्म या फॉर्म फॉलोज फंक्शन। ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एनोनिमस आर्किटेक्चर ये बरोक की लुक एट मी एटीट्यूड से कितना अलग है ना? फ्रांसीसियों ने माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश जैसे कोस्टल टाउन्स का भी विकास किया। उदाहरण के तौर पर पुडुचेरी का चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस और चंदन नगर का सेक्रेड हार्ट चर्च देखे जा सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंच कंट्रीब्यूशन हुआ प्लान्ड सिटीज और ये सिंपल फसाड वाला एनोनिमस आर्किटेक्चर। हाँ, उनका प्रभाव शायद पुर्तगालियों या ब्रिटिशों जितना जियोग्राफिकली फैला हुआ नहीं था, लेकिन अर्बन प्लानिंग में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर ये प्लान्ड सेटलमेंट्स का विचार। हाँ, जो बाद में आज़ाद भारत में भी अपनाया गया, जैसे चंडीगढ़ में। उनका एनोनिमस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट भी मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ एक इशारा था। सही कहा। और अब आते हैं ब्रिटिश प्रभाव पर, जो शायद सबसे ज्यादा व्यापक और विजिबल है आज भी। हाँ, बिल्कुल, उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा। वो अपने साथ लाए गॉथिक स्टाइल। यहाँ आकर ये भारतीय वास्तुशिल्प एलिमेंट्स के साथ मिला और एक नया हाइब्रिड स्टाइल बना, इंडो गॉथिक स्टाइल। इंडो गॉथिक, हाँ। ये काफी समय तक चला, लेकिन फिर सोर्स कहता है कि 1911 के बाद, खासकर जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई, हाँ, दिल्ली दरबार के बाद एक और नया स्टाइल उभरा जिसे न्यू रोमन आर्किटेक्चर कहते हैं। चलिए पहले इंडो गॉथिक को समझते हैं। ये क्या था? इंडो गॉथिक स्टाइल, जिसे अक्सर विक्टोरियन स्टाइल भी कहते हैं, हाँ। क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया के लंबे शासनकाल में फला फूला। अच्छा, विक्टोरियन स्टाइल। हाँ, ये वाकई एक यूनिक फ्यूजन था। इसमें भारतीय मोटिव्स जैसे छज्जे, जालियां, हाँ, वो दिखते हैं पुरानी इमारतों में। बिल्कुल। फिर फारसी या कहें इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स जैसे कुछ मेहराबों के रूप,
और यूरोपियन गॉथिक स्टाइल जैसे पॉइंटेड आर्चेस, रिब्ड वॉल्स, हालांकि फ्लाइंग बट्रेसेस भारत में कम दिखे, इन सब का मिश्रण था। ओके। इसकी कुछ खास बातें थी। पहली, इमारतें बहुत बड़ी और विस्तृत होती थी, एकदम ग्रैंड स्केल पर। अच्छा, जैसे? सोचिए, पुराने किलों या महलों के मुकाबले इनका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की विशाल मशीनरी को दर्शाते थे। हाँ, जैसे मुंबई का CSMT स्टेशन, पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, या कोलकाता का हाई कोर्ट। उनका स्केल ही इंपीरियल पावर दिखाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा सोर्स में लिखा है, दीवारें इंडो इस्लामिक दौर की इमारतों से पतली होती थीं। पतली? क्यों? ये शायद बेहतर इंजीनियरिंग टेक्निक्स और नए मटेरियल्स जैसे लोहे के गर्डर्स, आयरन गर्डर्स और बाद में स्टील के इस्तेमाल से मुमकिन हुआ। अच्छा, टेक्नोलॉजी का कमाल। हाँ, इसने ब्रिटिशों को इंडो इस्लामिक दौर की भारी, मोटी दीवारों वाली वास्तुकला से अलग, ज्यादा हल्के और ऊंचे स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता दी। तीसरी, मेहराबें ज्यादातर नुकीली, पॉइंटेड आर्चेस होती थीं, जो गॉथिक की खास पहचान है। अच्छा, वो ऊपर से नुकीली वाली। हाँ, जबकि पारंपरिक इंडो इस्लामिक मेहराबें घुमावदार या हॉर्स शेप की होती थीं। ये सिर्फ डिजाइन का फर्क नहीं, ये दो अलग आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस और इंजीनियरिंग अप्रोचेस का प्रतीक था। समझ गया। चौथी बात, बड़ी-बड़ी खिड़कियों का इस्तेमाल। जी हाँ, पुराने सरकारी दफ्तरों या कॉलेजों की इमारतों को याद करें, उनमें कितनी रोशनी और हवा आती थी। हाँ, बिल्कुल। ये शायद ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अडेप्टेशन भी था। हाँ, और गॉथिक स्टाइल का हिस्सा भी। और चर्चों का ग्राउंड प्लान अक्सर क्रूसिफाइड यानी क्रॉस के आकार का होता था, जो उनकी धार्मिक फंक्शन को दिखाता था। राइट। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ब्रिटेन के एडवांस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया। स्टील, आयरन और पोर्ड कंक्रीट का इस्तेमाल शुरू हुआ। पोर्ड कंक्रीट, ये सीमेंट वाला? हाँ, एक तरह से ये भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप था, जिसने बड़े स्पैन्स और ज्यादा मजबूत इमारतें बनाना संभव किया। वाओ। जहां तक मटेरियल्स की बात है, सोर्स आइबेरियन और गॉथिक में एक फर्क बताता है। पुर्तगाली मुख्य रूप से ईंट, ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। हाँ, हमने बात की थी। जबकि ब्रिटिश इंडो गॉथिक में लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन और मोटे चूना पत्थर, कोर्स लाइमस्टोन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जो उत्तर भारत में आसानी से उपलब्ध भी था। अच्छा, तो मटेरियल का भी फर्क था। इसके उदाहरण तो बहुत आइकॉनिक है, जैसे कैलकाटा का विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ, वो सफेद संगमरमर की भव्य इमारत ब्रिटिश राज की याद दिलाती है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, समंदर के किनारे खड़ा भारत में ब्रिटिश एंट्री का प्रतीक। बिल्कुल। और कोलकाता का सेंट पॉल्स कैथीड्रल, ये सब इंडो गॉथिक के बेहतरीन नमूने हैं, जिनमें भारतीय और यूरोपीय एलिमेंट्स का मिश्रण साफ दिखता है। जी हाँ। एक और बात जो सोर्स कहता है वो ये कि पुर्तगालियों ने ज्यादातर अपनी पश्चिमी परंपराओं को ही बनाए रखा, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं किया। हाँ, वो थोड़े रिजिड थे शायद। जबकि ब्रिटिश ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने भारतीय रूपांकनों, मोटिव्स और शैलियों को अडॉप्ट किया, जिससे इंडो गॉथिक जैसा हाइब्रिड स्टाइल बन पाया। हाँ, ये एडाप्टेशन शायद उनके लंबे और गहरे शासन का नतीजा था। ये फ्लेक्सिबिलिटी या कहें स्ट्रेटेजिक एडाप्टेशन उनके पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। स्थानीय तत्वों को शामिल करके शासन को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाना हो सकता है। अब बात करते हैं न्यू रोमन स्टाइल की। ये 1911 के बाद आया, जब राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई। जी, लुटियंस दिल्ली का दौर। एडविन लुटियन जोमन हर्बर्ट बेकर ने जो नई दिल्ली डिजाइन की, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे अक्सर हिंदुस्तान का रोम भी कहा गया है। सुनने में तो बड़ा ग्रैंड लगता है, जैसे कोई नया साम्राज्य स्थापित हो रहा हो। ग्रैंड तो था, इसमें कोई शक नहीं। स्केल बहुत बड़ा था, प्लानिंग थी, लेकिन सोर्स इसके बारे में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी उठाता है। अच्छा, क्या? पहली बात कि इस स्टाइल में बनी इमारतें अनोनिमस थी, मतलब उनमें कोई खास इंडिविजुअलिटी या रोचकता नहीं थी। शायद इंडो गॉथिक की तरह कैरेक्टरफुल नहीं लगी। मतलब थोड़ी इम्पर्सनल। हाँ, कुछ वैसा। दूसरी बात, ये कई शैलियों का संगम था। इसमें रोमन एलिमेंट्स, डोम्स, कॉलम्स, कुछ इंडियन मोटिव्स, ब्रिटिश इंपीरियल सेंसिबिलिटी। लेकिन ये संगम इतना ज्यादा हो गया कि स्टाइल कंजेस्टेड हो गया, मतलब खिचड़ी बन गई। सोर्स कहता है कलात्मक अभिव्यक्ति, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की गुंजाइश कम हो गई है। जैसे किसी फ्यूजन डिश में इतने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए कि ओरिजिनल टेस्ट ठीक हो गया।
अच्छा, ये तो क्रिटिसिज्म है। हाँ, वो कहता है कि इस हाइब्रिड नेचर के कारण सादगी, सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी और उपयोगिता से समझौता हुआ। ओ, मतलब न घर का न घाट का, न पूरी तरह फंक्शनल न स्टाइलिस्टिकली कोहेरेंट। सोर्स का इशारा कुछ वैसा ही है। भव्यता थी, पावर प्रोजेक्शन था, लेकिन शायद वो क्लैरिटी और आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस नहीं था। एक फोकस गोलाकार इमारतों पर भी था, जैसे हमारा पुराना संसद भवन। हाँ, पार्लियामेंट हाउस का सर्कुलर डिजाइन तो बहुत यूनिक है। बिल्कुल। और एक और खासियत थी, पश्चिमी आर्किटेक्चरल डिजाइन में ओरिएंटल मोटिव्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जैसा सोर्स कहता है। मतलब भारतीय डिजाइन एलिमेंट्स को सिर्फ सजावट के लिए ऊपर से चिपका दिया गया हो। हाँ, बिना उनके डीपर मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट को समझे, सुपरफिशियल फ्यूजन जैसा। समझ गए। और एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर इस दौर का है उल्टे गुंबद का कॉन्सेप्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के ऊपर हम देखते हैं। हाँ, वो उल्टा कटोरा जैसा। कहा जाता है कि ये सांची स्तूप के डिजाइन से इंस्पायर्ड था, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है और ये ल्यूटियंस दिल्ली की एक पहचान बन गया। तो नियो रोमन स्टाइल के उदाहरण हुए सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, पूरा ल्यूटियंस दिल्ली। जी, मतलब दिखने में इम्पोजिंग, इंपीरियल, पर शायद स्टाइल के लिहाज से थोड़ा लेस ऑर्गेनिक, या कहें फोर्स्ड फ्यूजन। सोर्स का एनालिसिस तो यही कहता है। ये उस लेट कॉलोनियल पीरियड की कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाता है। एक साम्राज्य जो अपनी ग्लोबल पावर रोमन रेफरेंसेस दिखाना चाहता है, लेकिन साथ ही अपने भारतीय डोमेन को एक्नॉलेज भी कर रहा है, ओरिएंटल मोटिव्स, पर शायद इन दोनों को कन्विंसिंगली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा। दिलचस्प एनालिसिस है। अब आते हैं 1947 के बाद, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर पर। आजादी के बाद क्या हुआ? हाँ, ये बहुत क्रूशियल फेज था। सोर्स कहता है कि दो तरह के स्कूल उभरे, रिवाइवलिस्ट जो शायद भारतीय पारंपरिक शैलियों को रिवाइव करना चाहते थे, हाँ, अपनी जड़ों की तरफ वापस देखने की कोशिश, और मॉडर्निस्ट जो इंटरनेशनल मॉडर्निज्म से प्रभावित थे। बिल्कुल, जो दुनिया भर में चल रहा था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सोर्स उठाता है कि दोनों ही स्कूल उस औपनिवेशिक हैंगओवर, कॉलोनियल हैंगओवर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। कॉलोनियल हैंगओवर, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि भारतीय वास्तुकला परंपराओं के स्तर में गिरावट आई। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। ये वाकई एक सेंट्रल डिबेट है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में। कॉलोनियल हैंगओवर का मतलब है कि आज़ादी के बाद भी हमारी सोच, हमारे एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स, हमारी प्लानिंग की दिशा कहीं न कहीं पश्चिम से प्रभावित रही। हम अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, लेकिन अक्सर इंस्पिरेशन के लिए बाहर ही देखते थे। इसका एक क्लासिक उदाहरण सोर्स देता है पंजाब सरकार का फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूसियर। ले कॉर्बूसियर को चंडीगढ़ शहर डिजाइन करने के लिए बुलाना। हाँ, ले कॉर्बूसियर और चंडीगढ़। चंडीगढ़ आज मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक लैंडमार्क माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सवाल हमेशा रहा है कि क्या एक बिल्कुल नए आधुनिक भारतीय शहर का डिजाइन एक विदेशी वास्तुकार से करवाना जरूरी था? क्या हम खुद नहीं कर सकते थे? हाँ, क्या हम अपने आर्किटेक्ट्स और अपनी ट्रेडिशंस को अडेप्ट करके ये नहीं कर सकते थे? ये सवाल आज भी रेलेवेंट है जब हम स्मार्ट सिटीज या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हम आज भी डिजाइन और प्लानिंग में वेस्टर्न वैलिडेशन ढूंढते हैं? शायद कहीं ना कहीं। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे फिगर्स भी थे जिन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है लॉरी बेकर का। हाँ, लॉरी बेकर, एक महान आत्मा। उन्हें गरीबों का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। सोर्स कहता है कि केरला में मास हाउसिंग की अवधारणा में क्रांति लाने का श्रेय उन्हें जाता है। बिल्कुल, उन्होंने क्रांति ही ला दी थी। उन्हें 2006 में प्रित्जकर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज माना जाता है। जी हाँ, वो नॉमिनेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लॉरी बेकर का काम वाकई रेवोल्यूशनरी था, और आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग इतने बड़े मुद्दे हैं, वो और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। उनका स्टाइल कैसा था? उनके स्टाइल की खास बातें थी। पहली, वो लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे। ईंट, मिट्टी, टाइल्स, लकड़ी, जो भी आसपास आसानी से और सस्ता मिले। अच्छा, एकदम लोकल। हाँ, इससे कॉस्ट कम होती थी और इमारतें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती थीं। वो सच में ग्रीन आर्किटेक्चर के पायनियर थे, बहुत पहले। कमाल है। दूसरी, उन्होंने स्टील और सीमेंट जैसे कॉस्टली और एनर्जी इंटेंसिव मटेरियल्स का इस्तेमाल कम करने के लिए फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया। फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन, ये क्या है?
इसमें छत डालते समय कंक्रीट के बीच बीच में सस्ती हल्की चीजें जैसे टूटे मटके या नारियल के खोल रख दिए जाते थे। सच में? नारियल के खोल? हाँ, इससे छत हल्की बनती थी, इंसुलेशन बेहतर होता था और मटेरियल कॉस्ट काफी बचती थी। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए ये एक जीनियस सॉल्यूशन था। वाओ, ये तो कमाल का इनोवेशन है। कितना प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ अप्रोच है ना? सोर्स ये भी कहता है कि उन्होंने वेंटिलेशन और थर्मल कंफर्ट पर बहुत जोर दिया। हाँ, जालीदार दीवारें, हवा के सर्कुलेशन के लिए सही प्लानिंग, ताकि इमारतें अंदर से ठंडी रहें बिना एसी के। भारतीय जलवायु के लिए ये कितना जरूरी है। उनका पूरा दर्शन ही था कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी एफिशिएंट, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और एस्थेटिकली प्लीजिंग आर्किटेक्चर फॉर द कॉमन पर्सन। वो मानते थे कि अच्छा डिजाइन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एक और बड़ा नाम जिसका जिक्र सोर्स में है वो है चार्ल्स कोरिया। हाँ, चार्ल्स कोरिया एक और दिग्गज। वो अर्बन आर्किटेक्चर और स्पेशल प्लानिंग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनका अप्रोच था मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को लोकल सेंसिबिलिटीज और जरूरतों के हिसाब से ढालना। हाँ, मतलब मॉडर्न बनो पर अपनी जड़ों और अपने कॉन्टेक्स्ट को समझो। एग्जैक्टली। चार्ल्स कोरिया भारत के सबसे प्रभावशाली पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल मॉडर्निज्म को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ब्रिलियंटली इंटरप्रेट किया। उनके कुछ जाने माने काम है भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा भवन, अहमदाबाद में महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय, दिल्ली के कनॉट प्लेस में LIC बिल्डिंग, जयपुर का जवाहर कला केंद्र। अच्छा, ये सब उन्होंने डिजाइन किया है? जी, इन सब में आपको मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज दिखेगी, लेकिन साथ ही भारतीय क्लाइमेट, ओपन कोर्टयार्ड्स, वेरांडाज, कल्चर, कम्युनिटी स्पेसेस और लाइफस्टाइल का ध्यान भी दिखेगा। वो ओपन टू स्काई स्पेसेस के बड़े हिमायती थे। ओपन टू स्काई स्पेसेस मतलब आंगन जैसे? हाँ बिल्कुल। उन्हें 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो हमने पूरी यात्रा देखी, पुर्तगाली बैरोक और किलेबंदी से लेकर फ्रेंच अर्बन प्लानिंग और एनोनिमस आर्किटेक्चर, फिर ब्रिटिश इंडो गॉथिक और न्यू रोमन के इंपीरियल स्टेटमेंट्स, और आखिर में आज़ादी के बाद की जद्दोजहद, ल कब्यूजिए जैसे भारी प्रभाव और लॉरी बेकर और चार्ल्स कोरिया जैसे लोगों की अपनी राह बनाने की कोशिश। हाँ, जैसा कि स्रोत आखिर में कहता है, यूनानियों, अरबों, फारसियों और यूरोपीय लोगों ने सबने मौजूदा परंपराओं में अपना योगदान दिया और नतीजा ये शानदार मिश्रण है जो भारतीय कला और वास्तुकला है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर टुडे? ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे भारत का आर्किटेक्चर हमेशा से इन्फ्लुएंसेस को एब्जॉर्ब करता आया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो या यूरोप से। हाँ, हमेशा से एक मेल्टिंग पॉट रहा है। बिल्कुल। पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश सबने अपनी इंडेलिबल छाप छोड़ी। आज़ादी के बाद हमने अपनी मॉडर्न आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, कभी पश्चिम की नकल करके, कभी अपनी जड़ों की ओर लौटकर, कभी दोनों को मिलाने की कोशिश करके। तो यहाँ एक विचार छोड़ते हैं आगे सोचने के लिए। क्या कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्किटेक्चर जो आज हमारे चारों तरफ बन रहा है, हमारे शहर, हमारे घर, हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स, क्या इसने वाकई में अपनी एक यूनिक, कॉन्फिडेंट पोस्ट कॉलोनियल पहचान बना ली है? क्या हम कह सकते हैं कि ये आर्किटेक्चर जेन्युइनली हमारा है? हाँ, यही सवाल है। या ये अभी भी उन हिस्टोरिकल प्रभावों, उस कॉलोनियल हैंगओवर और अब ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेंड्स के दबावों से जूझ रहा है? क्या हम ऐसी जगहें बना रहे हैं जो आज के भारत, हमारी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी अपनी एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को ऑथेंटिकली रिफ्लेक्ट करती हैं? या हम इंस्पिरेशन और वैलिडेशन के लिए अभी भी बाहर की ओर ही ज्यादा देख रहे हैं? ये सवाल उस कॉलोनियल हैंगओवर वाली बात से सीधे जुड़ता है। हाँ, और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में और भी पेचीदा हो गया है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारी इमारतें हमारी कौन सी कहानी कह रही हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया के चैप्टर 1 इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। उम्मीद तो यही है। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।